हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज जो हम पढ़ने वाले एक छोटा सा विषय है संज्ञा से आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने विकारी और अविकारी शब्दों को जान लिया था और हमने जान लिया था विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाता है और अविकारी में बाकी 4 भेद आ जाते हैं। तो ये एक अव्यय वाला पोर्शन कह लो, ये विकारी अविकारी वाला पोर्शन कह लीजिए। ये आपकी चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। कोई भी परीक्षा क्यों ना हो जिसमें यदि हिंदी आ रहा है तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस वाले भाग को हम अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ से कोई भी ऐसा डाउट ना बचे जो हमें परीक्षाओं में क्वेश्चंस को हल करने में हमारे परेशानी का सबब बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पास में ही आपको एक बेल आइकन बटन दिखाई देगा, आप प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन समय से आपके फ़ोन पर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके सामने ऋण, यौगिक और योगगुण शब्द लिखे हुए हैं। तो ये ऋण, यौगिक, योगगुण शब्द क्या होते हैं? क्योंकि मैंने अभी वीडियो शुरू करते समय मैंने बोला कि हम संज्ञा पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ने यहाँ पे थंबनेल तो लगा रखा है ऋण, यौगिक और योग ऋण का। तो देखो यहाँ से भी 1-2 प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। अब ये हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि संज्ञा के भेद के अंतर्गत ही इन शब्दों को हमें पढ़ना होता है। तो पहले तो हम इन्हें जानेंगे, उसके बाद हम मुख्य रूप से संज्ञा को जानेंगे। देखो संज्ञा से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वह बनता है संज्ञा के भेदों से। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए संज्ञा के भेद कितने हैं। तो देखिएगा, अगर पूछा जाए भेद, तो भेदों को अगर हम जानें तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं और फिर उसके बाद में इन चीज़ों पे आऊँगी। देखो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, भेदों से बनता है कि संज्ञा के भेद बताइए। ऑप्शन में 5 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है। कई बार क्या होता है, बच्चे या तो 5 लगा के आते हैं या फिर 3 लगा के आते हैं। अब देखना ये है कि आपकी परीक्षा में जो सवाल पूछा जा रहा है वो 5 से पूछा जा रहा है कि 3 से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी हमें समझना होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, या तो संज्ञा के 3 भेद पढ़ाए जाते हैं या तो संज्ञा के 5 भेद पढ़ाए जाते हैं और बच्चे का कॉन्सेप्ट वहीं पर बिगड़ जाता है। तो देखो, इसे समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग लेते चलते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे, फिलहाल आज की जो क्लास हमारी रहेगी ऋण, यौगिक और योग ऋण पे रहेगी। और बाकी जो भेद हैं संज्ञा के उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। क्योंकि अगर हम जो भी पढ़ रहे हैं हम एक सिस्टम के तहत पढ़ते चलते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मेरी जो कोशिश है वह यह है कि मैं जो हिंदी का सिलेबस है पूर्ण रूप से आपका पूरा कराऊं ताकि आप कोई भी परीक्षा दो, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे प्री मेंस हो, कुछ भी हो XYZ, तो आपको वहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो। तो मैं एक सीक्वेंस के तहत पूरे सिलेबस को लेकर चल रही हूँ। बस आप लोग कोशिश ये करा करिए, एक पेन और कॉपी को साथ में रखा करिए और जो जो मुख्य बातें मैं आप सभी को बताती चलती हूँ आप लोगों ने नोट करते चला करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम जान लेते हैं संज्ञा की थोड़ी बहुत मुख्य बातों को। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाई है प्रयोग के आधार पर संज्ञा भेद। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा भेद, देखो जैसे मैंने आपको शब्द भेद, यहाँ पे मैंने लिखा है शब्द भेद। हम जितने भी शब्दों को हिंदी में पढ़ते हैं तो उन शब्दों को 4 या 5 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है स्रोतों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इस तरीके से शब्दों को बांटा गया है जितने भी शब्द हम हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं। तो उसमें से आज जो हम लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं प्रयोग के आधार पर। देखो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद जो माने गए वह 2 माने गए, एक तो विकारी और दूसरा है अविकारी। ये पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बता दिया, क्योंकि यहीं से रिलेट करके अगली क्लास को शुरू करेंगे तो आप लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ मैम ने कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखो विकारी में क्या आएगा, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। अब आते हैं संज्ञा पर। देखो क्वेश्चन है कि संज्ञा क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है संज्ञा क्या है। तो बेटा संज्ञा है नाम, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि बताइए निम्न में से संज्ञा क्या है। तो एक लिख देता है नाम, एक ऑप्शन दे देता है दाम, काम, ऐसे करके। अब पूछता है आपसे कि बताइए संज्ञा क्या है। तो राइट आंसर क्या है आपका, नाम। यानी कि कहने का अर्थ ये है यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव का नाम दे रखा है तो वो संज्ञा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अपनी आसान भाषा में समझने के लिए कि इस धरती पर जो भी कुछ है यदि उसका नाम है,
यदि हम उसे किसी नाम से पुकारते हैं तो वो क्या है, वो संज्ञा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आज की क्लास रहेगी वो ऋण यौगिक पे, क्योंकि ये आगे की चर्चा रहेगी कि संज्ञा कैसे पहचाननी है, क्या क्या संज्ञा होती है, वो हम कल की क्लास में या जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि संज्ञा नाम तो है, किस किस का है, व्यक्ति का है, वस्तु का है, स्थान का है, और एक शब्द यहाँ याद रखना, भाव। भाव भी शब्द यहाँ पर आता है। ठीक है। लेकिन आज जो हम बांटने वाले हैं संज्ञा को, कि संज्ञा को कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं, कितने भागों में बांटा गया। तो संज्ञा मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी गई, जिसमें पहला जो बेस है, पहला जो आधार माना गया है, वो माना गया रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। देखो बेटा, इन तीनों शब्दों को मुख्य रूप से याद रखना, क्योंकि अगर हेडलाइन से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है, और यह आपके लिए बहुत उपयोगी है परीक्षाओं की दृष्टि से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर भेद बताइए, आपको उत्तर करना है 3। पूछेगा संज्ञा के रचना के आधार पर भेद बताइए, उत्तर होगा 3। पूछेगा बनावट के आधार पर बताइए, तो उत्तर होगा 3। तीनों का मतलब एक ही होता है, और उत्तर आपको याद रखना है यहाँ से 3। अब ये 3 हैं कौन कौन से, इन्हें जानते हैं। देखो, तो यहाँ पर बनावट, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर 3 भेद हैं, जिसमें जो पहला है वह है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द क्या होता है, जिसके सार्थक खंड ना हो। अभी केवल शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, बाकी डिटेल मैंने आगे ऐड कर रखी, मैं वहाँ पे चीज़ें बताती चलूँगी। जिसके सार्थक खंड ना हो वो ऋण कहलाता है। यौगिक क्या कहलाता है, यौगिक शब्द वो कहलाते हैं जिसमें किसी चीज़ का योग हो। अब वो क्या हो सकता है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है यौगिक शब्द। तीसरा है योग ऋण शब्द, इसमें आते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण या बहुब्रीहि। ठीक है। हम सीधा सिंपली से समझ सकते हैं कि समास आता है, और उस समास में भी कौन सा, तो बहुब्रीहि समास आता है। अब हम दूसरा जान लेते हैं अर्थ के आधार पे। पहला भाग तो हो गया हमारे रचना के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे। दूसरा जो भेद माना गया वह माना गया अर्थ के आधार पे भेद। इसके जो भेद हैं वह हैं 5। देखो, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 3 वाले में 5 आंसर लगा के आते हैं, 5 वाले में 3। तो आपको यहाँ से ये शब्द याद रखना कि अर्थ के आधार पे पूछ रहा है, कि व्युत्पत्ति के आधार पे पूछ रहा है, कि रचना के आधार पे पूछ रहा है, या बनावट के आधार पे। तो अगर अर्थ के आधार पे पूछता है तो उत्तर हमेशा आपको 5 करना है, भले से वहाँ पे 3 ही क्यों ना लिखा हो। और यदि आपसे व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पे पूछता है तो आपको उत्तर हमेशा 3 ही करना है, भले से वहाँ पे 5 ही क्यों ना लिखा हो। ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए इसमें 5 कौन कौन से, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, और 5वां जो कहलाता है वह कहलाता है द्रव्यवाचक। तो इन 5 रचनाओं या 5 भेदों से मिलकर क्या बनी है, संज्ञा हमारी बनी है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम जानते हैं स्लाइड के माध्यम से हम ऋण यौगिक और योग ऋण को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है हमारी ऋण शब्द। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछी जाती, केवल एकमात्र पंक्ति पूछी जाती है कि बताइए वह कौन से शब्द हैं जो सार्थक अर्थ नहीं निकलता, जिन्हें पढ़ने से तो वो ऋण हो जाते हैं। इस टाइप की यहाँ से डेफिनेशन बन जाती हैं। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति क्या कहती ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है। इस लाइन को याद रखिएगा सभी लोग। पूछा जाता है जिनका स्वतंत्र स्वरूप होता है, स्वतंत्र रूप होता है, वह शब्द कौन से कहलाते हैं, तो ऋण शब्द कहलाते हैं। आगे कहता है और खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। ये दोनों लाइंस आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछी जाती हैं। कह रहे हैं ये शब्द किसी अन्य शब्द या शब्द खंड के मेल से नहीं बनते। ये भी बात आपको याद रखनी है। देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बन सकते हैं। पहला, जिनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है तो ऋण कहलाएंगे। दूसरा, खंड करने पे कोई सार्थक अर्थ नहीं देते, ऋण कहलाएंगे। तीसरा, शब्द खंडों के मेल से यह नहीं बनते हैं। ये तीसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। तो ऐसे शब्द सदैव कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स कैसे कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे है घोड़ा है, मुख है, पास है, चल, बात, आग, गुण, फल, सरल, कठिन, बगीचा, लक्ष्मी, ऐरावत, कुत्ता, किताब, कुआं, नाक, राजा, लड़का, लड़की, छठ, घर, मन, धन, नेत्र, गंगा इत्यादि। अब ऐसे अनगिनत शब्द हैं जो आपके मन में घूम रहे होंगे, वो सब इसमें आएंगे, लेकिन कब आएंगे उसे भी समझते हैं। जैसे देखो हमने एक शब्द लिखा यहाँ से घोड़ा।
आपको यहाँ पे घोड़ा शब्द दिखाई दे रहा है, हमने ये उठा लिया। क्या कहते हैं इसमें, इसे हमने तोड़ा। हमने इसे कैसे तोड़ा, एक लिखा हमने घो और एक लिखा हमने ड़ा। अब ना तो घो का अर्थ होता ना तो ड़ा का अर्थ होता, या अगर हम ऐसे करें घा और ऊणा कर दें तब भी ये कोई अर्थ नहीं देते, यानी कि सार्थक अर्थ इसमें छिपा हुआ नहीं है। इसी कारण क्या है, ये जो शब्द है ये शब्द हमारा क्या कहलाता है, ऋण। देखो एक बात का ध्यान रखना, जैसे घोड़े का हमने अलग अलग अर्थ निकाला, कोई अर्थ नहीं निकला, लेकिन जब हम इसे मिलाकर लिख रहे हैं घोड़ा, तो हमें समझ में आ रहा है कि एक जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि ऐसे शब्द जो टुकड़े करने पर अर्थ ना देते हों, लेकिन यदि हम उन शब्दों को या उन वर्णों को जोड़ दें तो कोई ना कोई अर्थ निकले, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं ऋण शब्द। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि एग्जामिनर ऐसे ऐसे शब्द आपसे पूछ लेता है कि आपने कभी पढ़े नहीं होते और आसान ही होते हैं, तो उन्हें भी समझ लेना जरूरी है। जैसे क्या कहते हैं कि ऋण शब्दों को मूल शब्द या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। देखो ऋण तो सभी को मालूम है, ऋण ऋण शब्द बार बार बोलने में पढ़ने में आते रहते हैं। अब यदि आपसे वह पूछ ले, आपको नीचे ऑप्शन में दे दे घोड़ा और पूछे कि बताइए इसमें अयौगिक शब्द कौन सा है, तो अयौगिक में आप सोचोगे कि भाई अयौगिक शब्द तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं, पता नहीं कोई नया कॉन्सेप्ट है। तो अयौगिक कहलाता है ऋण ही, या इन्हें हम मूल शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात करके या नोट बना के अपना लिख लीजिएगा, आपके लिए उपयोगी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वह है यौगिक शब्द। देखो यौगिक में अगर हम मूल शब्द निकालें तो यहाँ से मूल शब्द निकलता है योग। कई बार ना ऐसे प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं, जैसे कोई आपको शब्द दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि मूल शब्द छाटिए, तो हम क्या करते हैं, हम मूल शब्द निकालने के लिए या तो उस शब्द में हमें प्रत्यय दिखाई देता है या उपसर्ग दिखाई देता है। प्रत्यय को उपसर्ग को निकाल कर जो कुछ बचता है वो हमारा मूल शब्द होता है। ऐसे अगर हम यौगिक की बात करें तो देखो यहाँ पर योग में जब हम इक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द हमारा बनता है यौगिक। ठीक है, तो कई बार ऐसे प्रश्न भी यहाँ से बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए समझ लेते हैं यौगिक क्या होता है। कहता है कि हिंदी के ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्द खंडों से मिलकर या योग होकर बनते हैं, इनके अलग अलग खंडों का भी अपना अर्थ होता है। देखो एक बात यहाँ से याद रखना, हमने पिछले में पढ़ा कि अर्थ नहीं होता, किसमें, ऋण में, और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे कि ये अलग अलग खंड करने पर अर्थ देते हैं, किंतु आपस में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी कि कुछ अन्य अर्थ ले आते हैं या अर्थ के मूल्य को बढ़ा देते हैं। यौगिक शब्दों की रचना प्रायः ऋण शब्दों के आदि यानी कि आरंभ और अंत के शब्दांशों से जुड़ने से होती है। सीधा सिंपल अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि जो यौगिक शब्द होते हैं या तो संधि की मदद से बनते हैं या समास की मदद से बनते हैं, या फिर इसमें उपसर्ग आ जाता है, या फिर इसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और इन सबको जुड़कर मिलकर बनने वाले शब्द ही यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे हो, तो शब्दांशों से जुड़कर मिलकर बनते हैं। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, ये शब्द आपको याद रखना है। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जब किसी ऋण शब्द के साथ कोई अर्थवान शब्द या शब्द खंड का मतलब उपसर्ग प्रत्यय प्लस इसमें संधि समास भी आ जाते हैं, ठीक है, जुड़ता है तो वह यौगिक शब्द बन जाता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे। जैसे देखिए हमने शब्द लिया श्रम। श्रम में शब्दांशों को जोड़ने से मिलकर बने शब्द इस प्रकार है। शब्दांशों का मतलब था किसी शब्द का अंश। जैसे देखो श्रम की बात करें तो श्रम में हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द हमारा बन गया श्रमिक। अब इक क्या है, यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, अगला देखो जैसे है परि। अब यहाँ पे श्रम लिया, श्रम से पहले क्या जोड़ा हमने, परि जोड़ा। अब परि से शब्द मिलकर बना परिश्रम। अब परि क्या है यहाँ पे, तो परि यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, शब्दों के प्रारंभ में। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, शब्दों के लास्ट में। अब है जैसे श्रम, आगे लगा दिया शील तो शब्द बन गया श्रमशील। यानी कि एक ही शब्द की मदद से कई सारे शब्दों का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, या तो उपसर्ग जोड़ना है या तो प्रत्यय जोड़ना है, कुछ और लगा के भी बना सकते हैं, जैसे संधि का प्रयोग करके भी। जैसे देखो और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने शब्द लिया रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, रेल और गाड़ी। ठीक है, शब्द बन जाएगा रेलगाड़ी। अब वो कहेंगे भाई क्या है, तो ये संकर शब्द है। ठीक है, संकर शब्द कभी आगे की किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कौन से होते हैं। जैसे घुड़सवार, घुड़ और सवार, या हम इसका अर्थ निकालेंगे तो कह सकते हैं घोड़े के सवार या घोड़े पर सवार। रसोई घर,
तो अर्थ निकालेंगे रसोई का घर, ठीक है, रसोई का घर, तो रसोई घर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तो इसमें समास है, तत्पुरुष समास है। देखो एक शब्द यहाँ पर आया रसोई, ये इसका अर्थ पूछा गया है विगत परीक्षाओं में, तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका अर्थ लिखना है कि रसोई का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इसका अर्थ नहीं पता होता है, या रसोई घर में जो रसोई शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो कमेंट सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो देखते काफ़ी सारे बच्चे हैं, लेकिन उत्तर केवल मात्र कुछ ही बच्चे करते हैं जो सीरियस हैं। सारे बच्चे इन चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं रहते। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों नहीं रहते। पर जो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जा रहा है और आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि आप उसका उत्तर करिए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता ही होगा। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो उसकी मंशा हमेशा यही रहती होगी कि बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें आप सभी को याद हो जाएं कक्षा को देखते देखते। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो हमेशा से यही रहा है कि मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लास में या मेरी वीडियो के थ्रू बच्चों को पहले से, मतलब पढ़ते पढ़ते चीज़ें याद हो जाए। उसके लिए बच्चे को अलग से वर्क नहीं करना पड़े। मेरा ये मानना है कि टीचर अच्छा वही कहलाता है जो अपनी कक्षा में चीज़ों को याद करा दे। तो आपके लिए होमवर्क है, रसोई शब्द कैसे भी छाटिए, कहीं से भी छाटिए, कुछ भी करिए, इसके लिए 5 मिनट आपको निकालने हैं और इसका अर्थ आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। चलिए अगला है राजपुत्र, इसमें भी समास है। जेल खाना यानी कि जेल का खाना, इसमें भी समास है। सहपाठी, राजपुरुष, कृपालु, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें या तो क्या है प्रत्यय उपसर्ग जुड़ रहा है, या फिर समास का प्रयोग हो रहा है, या फिर संधि का प्रयोग हो रहा है। तो ये सारे किस में आएंगे, ये सारे ही यौगिक शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी न किसी के योग से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैसे सप्तऋषि है, यहाँ पर देखो एक दो और एग्जाम्पल हमारे छूट गया है। जैसे विद्यालय है, अब संधि हो रही है, विद्याधन आलय, मैंने आपको संधि में भी ये पढ़ा है। विद्यालय, विद्या और आलय दो शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे सप्तऋषि है, गुण संधि है, यहाँ पर सप्तऋषि सप्तऋषि बनेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। और अगला जो है हमारा टॉपिक वो है योग ऋण शब्द। योग और ऋण, देखो दो शब्द यहाँ पे शामिल हैं, योग भी है और ऋण भी है, यानी कि पहले दोनों जो हमने पढ़ लिए हैं उन्हीं की मदद से हम तीसरे वाले शब्दों को बनाते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, कहते हैं ऐसे शब्द जो बनावट में यौगिक होते हैं, किसी विशिष्ट या ऋण अर्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है योग ऋण शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक अवयवों, जैसे शब्दों या शब्दों के खंडों द्वारा होता है। ये शब्द किसी विशेष अर्थ के वाचक होते हैं। देखो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से मुख्य रूप से, बाकी इतना कुछ याद नहीं रखना। पूछा जो जाएगा एग्जाम में वो ये पूछा जाएगा, निम्न में से वह कौन से शब्द हैं जो किसी विशेष अर्थ के का वाचक होते हैं, के वाचक होते हैं या द्योतक होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं योग ऋण शब्द। तो इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं योग ऋण का शब्दार्थ इसी प्रकार होता है, योग और ऋण। योग का अर्थ है एक से अधिक अवयव द्वारा निर्मित, यानी कि यौगिक के समान, जबकि ऋण का अर्थ क्या है, किसी विशिष्ट अर्थ का वाचक ऋण होता है। यानी कि अगर हम इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो कहने का अर्थ ये है कि वह शब्द जो क्या है, किसी, जैसे हम समास पढ़ेंगे, समास में मैं आपको बहुब्रीहि समास पढ़ाऊंगी, तो बहुब्रीहि समास की विशेषता ये रहती है कि ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ना इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद का सेंस है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अर्थ नहीं देता, वो किसी अन्य शब्द की ओर संकेत करता है, तो वो बहुब्रीहि में आता है। सेम चीज़ यहाँ पर है। देखो यहाँ पर जैसे उदाहरण है, पंकज है, वारिद है, गजानन है, दशानन है, चंद्रशेखर है, नीरज है, लंबोदर है, चारपाई है। बहुत सारे शब्द यहाँ ऐसे मिलेंगे जो बहुब्रीहि को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो चारपाई नहीं आना चाहिए वैसे यहाँ पर। ठीक है, वैसे कहीं कहीं दे भी रखा है क्योंकि उपभेद होते हैं बहुब्रीहि समास के, तो उसके अनुसार तो सही है। फिलहाल चलो लिखा रहने देते हैं। तो अब जैसे देखो यहाँ पे हमने एक शब्द ले लिया पंकज। ठीक है, पंकज, पंकज को यदि हम तोड़ते हैं तो हम तोड़ेंगे इसे इस प्रकार से, पंक और जा। ठीक है, इसे हम तोड़ते हैं पंक और जा। देखो पंक का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो पंक का अर्थ है कीचड़, और अज नहीं लिखना, यहाँ पे जा लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का में भी आ छिप गया तो फिर यहाँ आगे आ नहीं आएगा। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे आ नहीं आएगा, केवल जाएगा। जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पर क्या है, पंक और जा, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, कीचड़ में उत्पन्न हुआ हुआ।
लेकिन कीचड़ में उत्पन्न क्या होता है, कमल उत्पन्न होता है, कमल का जन्म होता है। तो यहाँ से अर्थ जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर हम किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, कमल की ओर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं पंकज से। हम ये भी तो बोल सकते हैं कीचड़ में जन्म, कीचड़ में जन्म तो किसी कीड़े का भी हो सकता था, लेकिन हम पंकज कमल को इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कीचड़ में पैदा होता है। तो यहाँ पर अर्थ जो निकल रहा है वह कमल से निकल रहा है, यानी कमल पैदा होते हैं, इसलिए इसका अर्थ क्या है, कमल हुआ। तो यहाँ पर योग ऋण में क्या आएगा, वह सारे शब्द आएंगे जो कि किसके अर्थ निकलता हो, जिनसे बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो, जितने भी वो सारे के सारे हो जाएंगे हमारे किसमें, योग ऋण में। ठीक है, तो ये 3 रूप थे जो कि हमें पता होने चाहिए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिएगा। यौगिक योग ऋण पढ़ा हमने, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद पढ़े थे, विकारी अविकारी हो जाते हैं, संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया, रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पे 3 टाइप थे, ऋण यौगिक योग ऋण, जो कि आज हमने पढ़ लिया है। और अगला जो भेद है जो कि है अर्थ के आधार पे, ये जो 5 भेद हैं इसकी कक्षा हमारी रहेगी नेक्स्ट कक्षा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर होच पोच होने लगता है दिमाग में, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होने लगता है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते, छोटी सी वीडियो। आई थिंक मुझे लगता है सभी को क्लियर हो चुका होगा ऋण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, या फिर योग ऋण क्या होता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देता है और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मैं। और वीडियो को देखकर जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे पूरे सपोर्ट करिएगा, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी के। और आप सभी के सपोर्ट के ही कारण है कि मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं मात्र 10 या 11 दिन में। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सभी की। और तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।